व्हाट्सअप दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आई होप आपकी जो 11th क्लास की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज का जो अमेजिंग सा सेशन होने वाला है वो होने वाला है 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज का। तो चैप्टर फर्स्ट का आज अपन पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस की। ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि एक एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं भाई। ठीक है भाई, समझते हैं भाई एग्जाम्पल के साथ। देखो मान लो SG सर लिमिटेड, मान लो मेरे को एक सपना आया, मैंने खोल दिया SG, एक मिनट रुको ना, SG सर लिमिटेड कंपनी मैंने खोल दी। SG सर लिमिटेड कंपनी मतलब सौरव गुप्ता लिमिटेड कंपनी मैंने मान लो खोल दी। एक कंपनी या फिर एक बिजनेस खोल दिया मैंने। तो एक बात बताओ मेरा क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। ओवरऑल पढ़ते हैं, बाद में डिफरेंशिएट करेंगे। देखो फर्स्ट मैंने भाई एक धंधा खोला है, तो मेरा फर्स्ट मोटिव क्या है भाई, प्रॉफिट कमाना। फर्स्ट क्या है मेरा, प्रॉफिट कमाना। ठीक है, दूसरा मोटिव मेरा क्या है, जो रिसोर्सेज मेरे पास है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना भाई, ये भी तो मेरा ऑब्जेक्टिव है। जितना मेरे पास रिसोर्स है उसको मैं एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूज करूं। ठीक है, तीसरा मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, इनोवेशन टेक्नोलॉजी लेके आऊं। इनोवेशन टेक्नोलॉजी मैं लेके आऊं भाई, जो टेक्नोलॉजी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो अभी यूज हो रही है मैं वो यूज करूं। ठीक है, फोर्थ मेरा क्या है भाई, एक मार्केट के अंदर एक अपना खुद का स्टैंड बनाऊं। मार्केट के अंदर क्या बनाऊं, मैं खुद का स्टैंड बनाऊं। मार्केट के अंदर क्या बनाऊं, मैं खुद का एक स्टैंड बनाऊं। जैसे कि मान लो भाई मैंने एक प्रोडक्ट बनाना या फिर मैंने कुछ भी किसी का भी बिजनेस करा हो, तो ऑब्वियसली मेरा भाई नाम बिके, नाम बिके, जिससे मेरी मतलब वो कहते हैं ना गुडविल होती है। जैसे कि मान लो आज नाइकी के शूज है, तो ऑब्वियसली नाइकी के नाम से चल रही है भाई मार्केट स्टैंडिंग। ठीक है, और मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है भाई, मैं सोसाइटी के लिए क्या कर सकता हूं, सोसाइटी के लिए मैं क्या क्या चीज कर सकता हूं। सबसे पहले भाई मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूं। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा भाई, फिर मैं वेलफेयर के बारे में सोचूंगा, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। फिर मैं मान लो मेरा धंधा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, तो ऑब्वियसली मेरी लार्ज कम्युनिटी होगी, तो मैं क्या करूंगा भाई, सोशल वेलफेयर कर देंगे, कुछ एजुकेशन फ्री कर देंगे, मतलब लार्ज कम्युनिटी। समझ रहे हो। तो ये छोटे छोटे क्या है, ये मेरे ऑब्जेक्टिव है जो कि हर बिजनेसमैन को कंप्लीट करने होते हैं अपनी अगर बिजनेस को सक्सेसफुल रन करना है या फिर सर्वाइवल के ऊपर रखना है तो। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं अपन अपने नोट्स के साथ। तो आर यू रेडी भाई, रेडी हो तो प्लीज एक थम्स अप का साइन दे देना, तो जिससे कि मैं मेरे लेक्चर स्टार्ट कर सकूं। हाँ आई नो कि मेरे 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो हरदम रेडी रहते हैं मेरे साथ पढ़ने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। ओके, तो भाई क्या बोलते हैं, देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। भाई ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस के, भाई अपन बिजनेस तो कह रहे कर लेंगे, पर उसके ऑब्जेक्टिव तो बता दो भाई, अपन को दूसरों के लिए या फिर अपन को सोसाइटी के लिए या फिर अपन को खुद के लिए क्या करना पड़ता है। तो अब बात करते हैं कि देयर आर द टू टाइप ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। भाई दो टाइप है ऑब्जेक्टिव के, मतलब हर बिजनेस के दो टाइप है। मतलब हर बिजनेस अगर कोई भी मान लो मार्केट के अंदर बिजनेस लेके आता है तो उसको दो ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो क्या, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, तो क्या बोलते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड अदर ऑब्जेक्टिव विच आर नेसेसरी टू परस्यू टू अचीव द प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। क्या, वो ऑब्जेक्टिव जो कि अर्निंग प्रॉफिट मतलब जो कि हेल्प करे किसमें, प्रॉफिट मुनाफा अर्न करने के लिए, पैसे कमाने के लिए या फिर प्रॉफिट अर्न करने के लिए, वो सारे ऑब्जेक्टिव प्लस अदर ऑब्जेक्टिव विच आर नेसेसरी टू बी परस्यूड, जो वो ऑब्जेक्टिव जो कि अपनी हेल्प कर सकते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। वो सारे ऑब्जेक्टिव किसके अंदर आते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर। अपन ने इकोनॉमिक के बारे में बात करी थी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जो कि अपन को कमा के ला के दे, जो कि अपन को कमा के ला के दे। ठीक है ना, तो वो ही होता कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी किसके ऊपर बेस्ड होती है, प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड होती है। तो एमसीक्यू गोल्ड क्वेश्चन है कि भाई इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव किसके ऊपर बेस्ड होती है, अर्निंग प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड होती है, अर्निंग प्रॉफिट के अंदर बेस्ड होती है। अब बात करते हैं अपन थोड़े थोड़े अपन बात करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो दोस्तों आर यू रेडी भाई, देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऑब्वियसली
यूनिट आप कोई भी स्कूल में अगर टेस्ट होगा तो ऑब्वियसली आपको पूछा जाएगा। तो प्लीज़ मेरे साथ क्रैक कर लो ये वाला। ठीक है दोस्तों, आप बात करते हैं अपन फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, अर्निंग प्रॉफिट। ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी रेफर टू द प्रॉफिट इन रिलेशन टू द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मान लो भाई मैंने एसजी फूड लिमिटेड खोली थी, तो मैंने उसके अंदर कुछ ना कुछ, मान लो मैंने उसमें 10 करोड़ रुपए लगा दिए, उसके अंदर मैंने कंपनी मतलब एक बिजनेस या फिर एक कंपनी खोला था, मैंने 10 करोड़ लगा दिए। अब वो मैंने 10 करोड़ लगाए तो हैं, तो भाई कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाने तो लगाए हैं। अब ये तो है नहीं कि भाई वो मेरे पास हराम के पड़े थे या फिर मैंने भाई कहाँ से चुरा के लाया था, भाई नहीं ना, मेरी मेहनत की कमाई थी, वो मैंने इन्वेस्ट कर दी इसके अंदर, तो मैं कुछ ना कुछ तो कमाऊंगा भाई। इसमें मैंने अगर मान लो 10 करोड़ कमाया तो ऑब्वियसली मैं इसमें से मान लो प्रॉफिट तो अर्न करूंगा भाई। मैं मेरी अगर कंपनी कोई खोल रहा हूं, मैं अगर मेरा कोई इंस्टीट्यूट भी मान लो अगर मैंने 10 करोड़ में लगा दिया तो उसके ऊपर मैं कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट कमाऊंगा। समझ रहे हो? तो इसमें बोलते हैं कि प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें अपन प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी, मतलब जितनी अपन ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट करी ना उसके हिसाब से अपन प्रॉफिट अर्न करेंगे। ठीक है, वन ऑफ द मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। जितनी अपन ने कैपिटल लगाई है सबसे बड़ा मोटिव होता है कि अपन उसके अंदर कुछ ना कुछ अपन प्रॉफिट कमाए। मान लो अगर आपके फादर धंधा कर रहे हैं, शॉपकीपर है, बिजनेसमैन है, तो ऑब्वियसली उन्होंने कुछ ना कुछ कैपिटल लगाई है, जिससे कि वो कैपिटल लगाने से उनका काम चल रहा है। ऑब्वियसली काम चल रहा है तो आपका क्या हो रहा है, प्रॉफिट अर्न हो रहा है। इतना समझ में आया भाई? इतना समझ में आया तो प्लीज लाइक कर देना। ठीक है, एवरी प्रॉफिट मस्ट अर्न अ रीजनेबल प्रॉफिट विच इज सो इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल और ग्रोथ ऑफ बिजनेस। भाई हर प्रॉफिट या फिर हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाती है जो कि उसके सर्वाइवल के लिए डिपेंड होता है, और फर्स्ट और एक बात हो जाती है, तो जितना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा, इसमें अगर आप लिख सकते हो साइड में मोर प्रॉफिट, एक मिनट रुको, मोर प्रॉफिट इक्वल टू मोर ग्रोथ। ये पॉइंट आप प्लीज लिख लेना ऑफ बिजनेस। भाई जितना ज्यादा आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा ऑब्वियसली उतनी ज्यादा आपकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी। उम्मीद करता हूं कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट पॉइंट अर्निंग प्रॉफिट आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपन अब नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, तो भाई नेक्स्ट पॉइंट बोलता है मार्केट स्टैंडिंग। अब देखो, आप कोई ना कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, आप कोई ना कोई गुड्स बना रहे हो, आप कोई ना कोई कुछ सर्विस दे रहे हो, ऑब्वियसली आपकी कोई एक मार्केट स्टैंडिंग होनी चाहिए। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं अपन नाइकी के शूज। आज मार्केट में कितनी ज्यादा डिमांड है, आज कोई ये नहीं बोलता कि मैं शूज लेने जा रहा हूं। मान लो कोई शोरूम में बैठेगा तो ये सीधा बोलता है भाई नाइकी के शूज लेने जा रहा हूं। कोई भी नहीं, ये नहीं बोलता नाइकी की कोई ब्रांड का शूज लेके आ रहा, नहीं, नाइकी के शूज। तो ऑब्वियसली कुछ मार्केट स्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब वो कैसे भाई, अगर मान लो आपकी मार्केट स्टैंडिंग बढ़ गई ऑब्वियसली है तो आपकी गुडविल भी रेज हो गई, और अगर आपकी गुडविल रेज हो गई तो ऑब्वियसली आपकी जो बिजनेस है, आपका जो मार्केट है वो भी ग्रोथ में बढ़ गया। अब अपन देखते हैं इसमें क्या क्या बोल रहे हैं। तो क्या मार्केट स्टैंडिंग रेफर टू द पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइजेस इन रिलेशन टू हिज कॉम्पिटिटर। मान लो एग्जांपल से बात करते हैं भाई, मेरी एक फूड लिमिटेड थी एसजी सर के नाम से, साइड में भी थी। अब मेरी जो फूड लिमिटेड है ना उसकी एक मार्केट वैल्यू है, तो ऑब्वियसली कस्टमर गया, भाई भूख लग रही है मेरे को कुछ खा के आने, चला भाई देखा कि एसजी सर फूड लिमिटेड है, भाई इसकी मार्केट में भी डिमांड है तो मैं तो यहीं से खाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई, ये कॉम्पिटिटर के बीच में एक है ना वो बताता है कि पोजीशन बताता है। अब आपको बताइए, जैसे कि अगर हम मार्केट में जाते हैं, मान लो मार्केट में अगर आप कपड़े खरीदने के लिए चले गए तो ऑब्वियसली आप क्या देखते हो कि भाई एक दुकान है, उसके साथ 2-3 लगती कपड़े की दुकान है, बट आप भाई एक जैसे कि अब वो जाते हैं ना, घर वाले जाते हैं या फिर आपकी मदर जाती है, उस पर्टिकुलर दुकान पे खरीदती है, क्योंकि
या फिर क्या हो सकता है कि भाई वो आपके रिलेशन में पड़ता हो, या फिर उस मार्केट की, उस दुकान की मार्केट वैल्यू है, या फिर उस दुकान का नाम है उस मार्केट के अंदर, वहां से ही खरीदती है। ठीक है, तो ये बोलता है कि कॉम्पिटिटर के बीच में आप एक पोजीशन बताते हो अपनी। भाई कॉम्पिटिटर के, भाई आपको पता ही है ऑब्वियसली मार्केट कितना बड़ा होता है, तो कॉम्पिटिटर भी होते हैं, और जहां जितना ज्यादा कॉम्पिटिटर होगा उतना ही बिजनेस आपका रन करेगा। ठीक है, अ बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट एम एट स्टैंडिंग ऑन स्ट्रॉन्गर फुटिंग इन टर्म ऑफ ऑफरिंग कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट और इट्स कस्टमर एंड सर्विसिंग देम टू देयर सेटिस्फैक्शन। अब इसमें क्या बोलते हैं, एक बिजनेस एंटरप्राइजेस है ना, उसको एक एम करना चाहिए कि वो एक स्ट्रॉन्गर फुटिंग, मतलब अपने पैरों पे एक स्ट्रॉन्ग, मतलब अपने पैरों पे स्ट्रॉन्ग बन के खड़ा रहे। चाहे उसका कॉम्पिटिटर है ना, वो चाहे वो कितना सस्ता माल बेच रहा हो, बट जो उसका जो स्टैंड है ना, मतलब किसका, एक मार्केटर का, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और उसके कस्टमर को वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे सके, या फिर ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का। अब मान लो कि देखो एक प्रोडक्ट है, मान लो एक किराने की शॉप है मेरी, मैं मैगी बेच रहा हूं, भाई ये भी मैगी बेच रहा है, ये भी मैगी बेच रहा है, ये भी मैगी बेच रहा है। ठीक है, मेरी मैगी के रेट है 14 रुपीज, ठीक है, सेम रेट है, बट देखा कि भाई मेरे पास भीड़ लगी हुई है कस्टमर की, इन्होंने मैगी के रेट कर दिए 12, बट कस्टमर किससे परचेज कर रहा है, मेरे से परचेज कर रहा है, बट कस्टमर किससे परचेज कर रहा है, मेरे से, क्योंकि मेरी क्या है, पोजीशन है मार्केट के अंदर, मेरी एक बढ़िया गुडविल है मार्केट के अंदर। तो ये सेकंड पॉइंट यही बोलता है कि चाहे कॉम्पिटिटर है ना कितना भी जोर लगा ले, कितना भी जोर लगा ले, बट जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है ना, वो गुड्स एंड सर्विसेज आपसे ही लेने चाहिए, चाहे वो बंदा कितना ही सस्ता बेच रहा हो। आया समझ में दोस्तों? ये सेकंड पॉइंट अगर समझ में आया है तो प्लीज इस वीडियो को भी लाइक कर देना। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट के बारे में बढ़ते हैं। देखो आपको ये पता ही है कि भाई टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। अगर मान लो कोई प्रोडक्ट एंड गुड्स एंड सर्विसेज अगर आप बना रहे हो, वो अगर मान लो वो गुड्स एंड सर्विसेज आपकी मतलब वो थे ना ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी या फिर पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी से बनी है, तो क्या वो फिनिशिंग आएगी? भाई मैं मान लो शूज का काम करता हूं, मैं मान लो एक शूज का जूते बनाता हूं, शूज बनाता हूं, ठीक है, शूज बनाता हूं, तो उससे क्या है भाई, मैं टेक्नोलॉजी है ना वो यूज कर रहा हूं ओल्ड वाली। इस प्रोडक्ट में ना तो कोई फिनिशिंग आ रही, ठीक है, ना ये प्रोडक्ट बढ़िया बन रहा, तो क्या ये मेरी मार्केट में चलेगा? चलेगा? बता सकते हो? नहीं चलेगा ना। अब इसके अंदर भाई इस प्रोडक्ट के अंदर मान लो ये शूज है, अरे मान लो यार ड्राइंग अच्छी नहीं है, ठीक है भाई, ये शूज है, इसके अंदर मैं क्या लगा रहा हूं? न्यू टेक्नोलॉजी। भाई न्यू टेक्नोलॉजी लगा रहा हूं, जिससे कि मेरा जो प्रोडक्ट है ना उसकी फिनिशिंग बढ़िया आ रही है। ठीक है, अब भाई बढ़िया आ रही है तो ऑब्वियसली इसके अंदर क्या नाम है भाई, मैं बढ़िया रॉ मटेरियल भी लगा रहा हूं बढ़िया, तो ऑब्वियसली इसकी जो मार्केट में डिमांड होगी भाई, मार्केट में डिमांड। तो यही बोलते हैं कि इनोवेशन का थर्ड पॉइंट है, क्या बोलता है? इनोवेशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडिया और मेथड इन द वे समथिंग इज डन और मेड। इनोवेशन वो चीज है, वो आइडिया है या वो मेथड है जिससे कि अपन प्रोडक्ट को एक अच्छा नाम दे सकते हैं या फिर एक अच्छे वे से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देयर आर द टू काइंड ऑफ इनोवेशन इन एवरी इकोनॉमिक्स, इन एवरी बिजनेस या फिर इन एवरी इकोनॉमिक्स आप बोल सकते हो। तो क्या? इनोवेशन इन प्रोडक्ट और सर्विसेज। आप दो टाइप की इनोवेशन बताइए हर बिजनेस के अंदर। क्या? इनोवेशन इन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो भी अपन प्रोडक्ट बना रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, उसके अंदर इनोवेशन लगाए, उसके अंदर कुछ टेक्नोलॉजी चेंज करे। ठीक है दोस्तों, इनोवेशन इन वेरियस स्किल्स एंड एक्टिविटी नीडेड टू सप्लाई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब जो प्रोडक्ट अपन ने बना के रख दिया अपनी फैक्ट्री के अंदर या फिर अपनी दुकान के अंदर या फिर अपने मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट के मतलब जगह के अंदर या फिर अपने होलसेल या फिर गोदाम के अंदर अपन ने बना के रख दिया, तो अब क्या करें अपन? उसके अंदर स्किल्स लगाएं या फिर अपन कुछ एक्टिविटी करें जिससे कि वो जो प्रोडक्ट है वो पूरे मार्केट में पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल जाए, और जिससे कि जो प्रोडक्ट अपन ने बनाया उसकी सप्लाई पूरे देश भर में हो।
ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थर्ड पॉइंट भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट के बारे में। तो फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है भाई, समझो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं भाई, बढ़िया एग्जाम्पल, अपना तो एग्जाम्पल चलता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो भाई, मैंने वो एग्जाम्पल लेंगे, एसजी फूड लिमिटेड, सौरभ सर फूड लिमिटेड एग्जाम्पल लेंगे। तो इसमें क्या भाई, इस चलो एग्जाम्पल लेंगे अपन। तो इसमें क्या भाई, अपन वो एग्जाम्पल लेंगे, एसजी फूड लिमिटेड। तो क्या भाई देखो, इसके अंदर भाई मैंने कुछ ना कुछ तो फाइनेंस भी लगाया होगा, बताया था भाई मैंने 10 करोड़, कुछ ना कुछ मैंने फिजिकल रिसोर्सेज भी लगाए थे इसके अंदर, कुछ ना कुछ अब मैंने फिजिकल रिसोर्सेज भी लगाए थे इसके अंदर भाई, प्लांट भी लगाया था, मतलब ज़मीन भी ली थी मैंने, मशीनरी भी लगाई थी, ऑफिस खुद का भी बनाया था, परचेज डिपार्टमेंट का भी बनाया था, जो बंदे सामान बना रहे हैं उसका भी बनाया था। तो ये ऑब्वियसली मैंने लगाया था, समझ रहे हो ना। अब मान लो कि मैं ये 10 करोड़ सट्टे में लगा देता, समझ रहे हो, सट्टा मतलब किसी मैच मूच में लगा देता, तो क्या मेरे रिसोर्स अच्छी तरह यूज हो सकते? नहीं। जो मेरी ज़मीन थी, मान लो मैं उसमें ये एफजी फूड लिमिटेड की वजह किसी और को दे देता, या फिर मान लो उसके अंदर गड्ढा खोद के रख देता, मतलब एज यूजुअल वैसे मान लो उसको खराब कर देता, तो क्या मेरे रिसोर्सेज अच्छी तरह यूटिलाइज हुए? नहीं हुए ना। अब मैंने क्या करा, मैंने एसजी फूड लिमिटेड को बढ़िया बना दिया, एसजी फूड लिमिटेड बना दिया, जिसमें मैंने 10 करोड़ अच्छी तरह इन्वेस्ट भी कर दिए और फिजिकल रिसोर्स भी अच्छी तरह लगा दिया। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे फिजिकल या फिर मेरे जो रिसोर्सेज है तो वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे गए। ठीक है, हर बिजनेस भाई, कोई भी अगर बिजनेसमैन है ना, तो वो जो अपना धंधा करेगा ना, तो वो अपना ऑब्वियसली जो रिसोर्सेज वो यूज करेगा ना, वो एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए ही करेगा। ठीक है, आप पढ़ते हैं कि एवरी बिजनेस रिक्वायर फिजिकल रिसोर्सेज लाइक प्लांट, मशीन, ऑफिस एक्सेट्रा। हर जो बिजनेस है वो कुछ ना कुछ फिजिकल रिसोर्स अलाउड भाई वो लेता ही है। ठीक है, चाहे आप प्लांट लगाओ, चाहे आप बिजनेस लगाओ, चाहे आप ऑफिस लगाओ, चाहे आप मशीन लगाओ, एक्सेट्रा कुछ भी लगाओ, फिजिकल रिसोर्स तो उन्हें चाहिए। फिजिकल रिसोर्स वही होते हैं जिसको अपन टच कर सके, ठीक है, जो अपने सामने हो। ठीक है, अब फाइनेंशियल रिसोर्स भी चाहिए उनको, एमसीक्यू है भाई ये भी, ठीक है ना भाई, कौन कौन से रिसोर्सेज यूज हो सकते हैं। ऑब्वियसली अगर एडिशनल में पूछा तो भाई पूछ सकते हैं। अब फंड एबल टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टू इट्स कस्टमर। ऑब्वियसली कोई पैसे वैसे भी चाहिए होंगे भाई, कुछ ना कुछ बनाने के लिए तो ऑब्वियसली पैसे यूज होते हैं, ठीक है ना। तो वो ये कि भाई कुछ ना कुछ फंड भी जरूरत होंगे, जिससे कि वो क्या करे, अपनी जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे और सप्लाई करे किसके अंदर, मार्केट के अंदर, जिससे कि जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, द बिजनेस एंटरप्राइजेस मस्ट एम एट एक्यूरिंग दीज रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट एंड यूज देम एफिशिएंटली। बिजनेस है ना, जो बिजनेस एंटरप्राइजेस है ना, उसका एक एम होना चाहिए कि जो रिसोर्सेज अपन एक्वायर कर रहे हैं या फिर लगा रहे हैं ना, वो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। जी मान लो भाई मैं एक धंधा कर रहा हूँ, उसके अंदर रिसोर्सेज की मान लो उसमें फाइनेंशियल की रिक्वायरमेंट है 10 करोड़ और मैं उसके अंदर लगा रहा हूँ 20 करोड़, तो क्या मैं मेरे रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज कर रहा हूँ? नहीं कर रहा ना। अगर मैं उसके अंदर ही 10 करोड़ लगाऊं, ओनली 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट और 10 करोड़ ही लगाऊं, तो क्या मैं रिसोर्सेज की यूज अच्छी तरह कर रहा हूं? हाँ। तो ऐसे ही बोलता कि कोई भी बिजनेस अगर कर रहे हैं तो अपन क्या नाम, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपन रिसोर्सेज लगाएं, ठीक है, और उसको एफिशिएंटली यूज करें, जिससे कि अपन को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो बहुत ही अच्छा मिलेगा, और अच्छा प्रोडक्ट होने के कारण अपनी जो मार्केट के अंदर वैल्यू है वो भी अच्छी होगी। उम्मीद करता हूँ ये फोर्थ पॉइंट भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आपको समझ में आ गया होगा। भाइयों मैं नोट्स के बारे में बार बार नहीं बोलूँगा, तो प्लीज़ अपने नोट्स बनाते रहना साथ साथ, और ठीक है ना, जितने भी भाई मैं क्लासेस दे रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरे साथ नोट्स बनाते रहना। अब बात करते हैं इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, फिफ्थ पॉइंट के बारे में। तो क्या बोलता है फिफ्थ पॉइंट, सुनो भाई,
प्रोडक्टिविटी इज ascertained by comparing the value of output with the level of output। अब प्रोडक्टिविटी अपन कैसे कह सकते हैं कि भाई कंपेयरिंग करना लेवल ऑफ आउटपुट विद द इनपुट। मान लो एग्जांपल लेके चलते हैं इसके अंदर, भाई मेरी, हाँ चलो मान लो ये फूड लिमिटेड तो एग्जांपल हो लिया। अब मान लो मेरी एक एसजी सर लिमिटेड के नाम से कोई कंपनी है, एसजी सर लिमिटेड नाम से कोई बिजनेस है, ठीक है। अब मैंने उसके अंदर इनपुट तो डाला आटा, भाई आटे बनाने वाली कंपनी, एक बार सोच लो आटे वाली है, 50 किलो 50 केजी मैंने इसके अंदर क्या डाला, ग्रेन डाले। मेरा जो निकल मतलब मैंने आउटपुट इनपुट तो मैंने कितना डाला 50 केजी, और जो मेरा आउटपुट निकल के आ रहा है, जो मेरा आउटपुट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है मेरा 49 केजी। 49 केजी मतलब वो जो गेहूं पीस के आटा निकलता है ना, तो वो निकलता है मेरा 49 केजी। तो ये क्या है, ये बताते हैं प्रोडक्टिविटी, ये बताता है प्रोडक्टिविटी। अब इसको ठीक कैसे करें, इसको ठीक करेंगे ड्यू टू टेक्नोलॉजी से। मान लो मैंने एक बढ़िया मशीन लगा दी इसके अंदर, मान लो मैंने बढ़िया मशीन लगा दी, तो मैंने इनपुट डाला 50 केजी, ठीक है, और मेरा आउटपुट निकल रहा है 51 केजी। तो मान लो आप कुछ भी मटेरियल मान लो आप, ठीक है। तो इसमें मैं कह सकता हूं कि मेरी जो प्रोडक्टिविटी वो है इंक्रीज हुई है, ठीक है। आप क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी इज सर्टेन बाय द कंपैरिजन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड द वैल्यू ऑफ इनपुट। मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इनपुट का क्या करके कंपैरिजन करके अपन प्रोडक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। इट इज मेजर्ड ऑफ एफिशिएंसी, इट इज यूज एज अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए ये यूज होती है एमसीक्यू गोल्ड, ठीक है दोस्तों। एवरी एंटरप्राइज शुड मेड बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बाय यूजिंग द रिसोर्सेज। हर एंटरप्राइजेस है ना, वो क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छा बनाती है, किसके यूज से, रिसोर्सेज के अच्छे यूज से, बेस्ट पॉसिबल मैनर में वो रिसोर्सेज को यूज करती है, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड ऑब्जेक्टिव। तो सेकंड क्या है भाई, सोशल ऑब्जेक्टिव। सेकंड क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव। अब भाई क्या बोलते हैं, इट इज अ स्टेटमेंट that detail a specific desired outcome of the product that is related to the interaction of an individual, group and institution within a society। भाई ये सोशल ऑब्जेक्टिव क्या बोलते हैं, ये वो स्टेटमेंट है जो कि डिटेल है अ स्पेसिफिक डिजायर आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट। भाई जो प्रोजेक्ट के जो आउटकम है, जो डिजायर है ना, वो किससे रिलेटेड हो, इंडिविजुअल से रिलेटेड हो, आपके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से, या फिर ग्रुप ऑफ फर्म, या फिर कंपनी, या फिर ग्रुप ऑफ सोसाइटी से लिंक हो, या फिर आपका कोई इंस्टीट्यूशन हो, किसके अंदर, सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी के अंदर मान लो जैसे कि मैं जो ये धंधा खोल के बैठा हूँ, तो ये आउटर 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 किसके लिंक हो, सोसाइटी के अंदर। चाहे इसमें वेदर हो, ये इंडिविजुअल हो, अकेला बंदा हो, चाहे ये इसका ग्रुप हो, चाहे कितना बड़ा इंस्टीट्यूशन हो, चाहे सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो, ये सब किसके लिंक है, आउटर 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 सोसाइटी के लिंक है। तो मतलब जो भी अपन प्रोडक्ट बनाएंगे वो सोसाइटी के लिए ही होगा, जो भी अगर धंधा करेंगे वो ऑब्वियसली सोसाइटी के लिए ही होगा। और आपको एक बात भी पता होगा कि अपनी जो इकोनॉमी है ना, मतलब जो अपना जो धंधा है वो ऑब्वियसली सोसाइटी से चलता है। अपनी सोसाइटी से ही रॉ मटेरियल लेते हैं, सोसाइटी को ही देते हैं, सोसाइटी से अपन फिनिश गुड्स बना के देते हैं। जैसे कि मान लो मेरा एक आटा चक्के का काम है, तो आटा चक्के क्या है, मैंने ग्रेन जो परचेज करे किससे करे, फार्मर, वो भी किसके अंदर है, सोसाइटी के अंदर है। अब मैं उससे क्या बना के दे रहा हूँ, उससे मैं बना के दे रहा हूँ आटा, मतलब उसको पीस के साफ करके अच्छी तरह उसको मतलब करके मैं आटा बना के दे रहा हूँ। वो वाइट वाला होता है ना जिसको अपन कंप्लीट आते हैं, भाई वो रोटी बनाने के लिए काम आता है, वो बना के दे रहा हूँ। तो वो मैं किसको बेच रहा हूँ, सोसाइटी को ही बेच रहा हूँ। तो अपना जो बिजनेस है ना, वो इंटरलिंक किसके, दोनों बिटवीन किसके लिंक है,
अपनी सोसाइटी के लिंक है। तो ऑब्वियसली जो भी कोई धंधा कर रहा है तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ सोसाइटी के बारे में सोचेगा, कुछ ना कुछ सोसाइटी के बारे में सोचेगा, चाहे वेदर वो किसी के बारे में सोचे, चाहे एम्प्लॉयमेंट को राइज करने के लिए सोचे, चाहे वो गुड क्वालिटी देने के लिए सोचे, चाहे वो वेलफेयर करने के लिए सोचे, सो कुछ ना कुछ तो उसको सोचना पड़ेगा। चलो भाई अब बात कर लेते हैं, बहुत सोच लिया, अब देख लेते हैं कि भाई इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होता है, क्या क्या अंदर इसके सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो भाई बात करते हैं फर्स्ट। अब फर्स्ट होता है कि प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ कमोडिटी। ऑब्वियसली अगर आप कोई धंधा कर रहे हो, मान लो भाई मेरा वही है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि मेरी एक कंपनी है, कौन सी कंपनी है भैया ये तो बता दो, एसजी टी कंपनी, चाय पत्ती की कंपनी है भाई मेरी, असम में बनवा रखी है मैंने, ठीक है ना, असम में मैंने एक चाय पत्ती की कंपनी बना रखी है, ठीक है भाई। यहाँ फार्मर प्लांटेशन कर रहे हैं, मतलब करके 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 ये मेरे पास ले आए सामान, तो मैंने इसमें भाई प्रोसेस करके मैंने क्या बना दी, चाय पत्ती के पैकेट बना के रख दिए, चाय पत्ती के पैकेट बना दिए। तो मेरा क्या मोटिव है कि भाई जो मैं चाय पत्ती के जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ ना, ये क्या होने चाहिए, गुड क्वालिटी होनी चाहिए। तो गुड क्वालिटी होनी चाहिए जिससे कि महक आए, चाय पत्ती चाय पीने में स्वाद आए, ठीक है। और क्या बोलते हैं, बिजनेस शुड प्रोड्यूस एंड सप्लाई प्रोडक्ट ऑफ प्रॉपर क्वालिटी टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। आप भाई क्या नाम है, जो बिजनेस है ना वो क्या वो एक अच्छा गुड्स एंड अच्छे गुड्स प्रोड्यूस करे और अच्छे गुड्स सप्लाई करे, जिससे कि कंज्यूमर की जो एक्सपेक्टेशन है ना वो कंप्लीट हो जाए। अब भाई ये जो चाय पत्ती है ये ऑब्वियसली मैं मार्केट में सेल करूंगा, तो ऑब्वियसली भाई कंज्यूमर खरीदेंगे इसको। कंज्यूमर खरीदने भाई मैं कब तक कह दूंगा, मैं जब तक नहीं बोलूंगा जब तक मेरे को रिव्यू नहीं मिल सके, अगर मान लो मेरी चाय पत्ती चाय पी के कोई मतलब बढ़िया रिव्यू दे तो मैं कह सकता हूं कि भाई मेरा फर्स्ट वाला है ना वो कंप्लीट हो चुका। फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्टिव है ना, हाँ, जो मेरा फर्स्ट वाला जो प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ कमोडिटी ना वो मेरा कंप्लीट हो चुका, ठीक है। अब मॉडर्न कंज्यूमर प्रेफर टू बाय क्वालिटी गुड्स। आप देखो पहले के जो कंज्यूमर थे ना वो देखा करते कि रेट क्या है, भाई अगर इसका महंगा है ये सस्ता है तो ऑब्वियसली वो सस्ते वाले में जाया करते। बट आजकल के जो मॉडर्न हो रहे हैं ना वो क्या सोचते हैं, वो देखते हैं क्वालिटी, ना वो रेट देखते ना वो कुछ और देखते, वो देखते हैं बस क्वालिटी। भाई बढ़िया क्वालिटी हुई तो वो ही परचेज करेंगे ना, अगर क्वालिटी बढ़िया नहीं हुई तो वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज नहीं करेंगे। जैसे कि देखो मैगी आई थी, एक वो नूडल्स आई थी यूपी के नाम से। अब लोगों का प्रेफर क्या था, मैगी खाना, क्योंकि मैगी के अंदर उन्होंने देखा कि भाई जो क्वालिटी है वो बहुत बेस्ट है, ना कि उस वाई की या फिर वो यूपी के नाम से कुछ भी आई थी, ठीक है दोस्तों। तो यही है, बताता हूँ कि भाई आजकल के जो कंज्यूमर है ना वो क्वालिटी देखते हैं ना कि कोई प्राइस, ठीक है दोस्तों। अब वो क्वालिटी भाई कैसे देखेंगे, देखो वो अब क्वालिटी कैसे देखेंगे, ही लुक फॉर द ISI मार्क ऑन द इलेक्ट्रिक गुड्स। देखो कोई भी अगर आप इलेक्ट्रिक अप्लायंस परचेज करोगे मार्केट के अंदर तो आप उसके अंदर देखना ISI मार्क, ठीक है। कोई भी अगर आप फूड प्रोडक्ट बाजार से लेके आओगे तो उसके अंदर देखना FPO मार्क, MCQ गोल्ड है दोस्तों ये। कोई भी अगर आप ज्वेलरी लेके आओगे तो उसके अंदर देखना आप हॉलमार्क, MCQ गोल्ड है ये लाइन, पूछ सकता है कोई भी आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है दोस्तों, आपकी नॉलेज के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सोशल ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। तो भाई नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। भाई मान लो मैंने एक एडवर्टाइज कर दिया, एक फूड लिमिटेड कंपनी है जो कि प्रोटीन शेक बनाती है। भाई मैंने एडवर्टाइज क्या किया, इस प्रोटीन शेक के अंदर
कार्बोहाइड्रेट ये है, फैट ये है, प्रोटीन इतना है, ताकत इतनी देगा, एनर्जी इतनी देगा, एनर्जी इतनी देगा, और वो सारी की सारी झूठी है। वो सारी की सारी क्या है? झूठी है। ठीक है। अब भाई मेरा तो नाम था, मेरी तो गुडविल थी एसजी सर के नाम से, लोगों ने परचेज कर लिया भाई, पी लिया इस शेक को, कुछ इफेक्ट दिखा नहीं, तो ऑब्वियसली वो मेरे भाई, ऑब्वियसली ये क्या होगा, मेरी जो मार्केट जो ग्रोथ है उसको कम करेगा। ठीक है। और फिर मैं क्या भाई, फिर मेरे ऊपर लोग ट्रस्ट भी नहीं करेंगे, समझ रहे हो ना? तो भाई मेरे ऊपर लोग ट्रस्ट भी नहीं करेंगे भाई, मैं मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं। अब जैसे कि भाई आपने बहुत ही देखा होगा एग्जांपल के, भाई एक आया था केस, आप जस्ट अ मिनट मैं बताता हूं आपको क्या केस था वो, एक्चुअली याद नहीं आ रहा, कभी बताऊंगा। अब देखो मान लो कि जैसे कि कोलगेट वाले करते हैं मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, कोलगेट वाले। अब भाई वो कोलगेट वाले कैसे करते हैं, देखो ये बोलते हैं कि दांत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, बजा के देख लो, लो के वो तोड़ देंगे। भाई ये सब क्या है? मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है, ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है। तो क्या बोलता है कि कोई भी अगर बिजनेसमैन है ना, उसको अवॉइड करना चाहिए होर्डिंग, होर्डिंग अवॉइड करना चाहिए उसको ब्लैक मार्केटिंग। जैसे कि कोविड के टाइम भाई ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो गई थी? कमी हो गई थी। तो जितने भी हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन थे, तो उन्होंने क्या करा, पैसे बहुत ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग करने लग गए, ब्लैक मार्केटिंग करने लग गए, ओवर प्राइसिंग। मान लो कि प्रोडक्ट बस आपके पास मोनोपोली है उस प्रोडक्ट की, तो आप क्या करोगे? ओवर प्राइस करोगे, मतलब जितने का प्रोडक्ट है उससे ज्यादा प्राइस में आप बेचोगे। तो ये चीज एक बिजनेसमैन को नहीं करनी चाहिए। एक मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, मिसलीडिंग मतलब झूठी 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 है भाई तू, झूठी है तू। तो एक क्या है? मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब ये क्या इफेक्ट करता है? सच अनफेयर प्रैक्टिस डिस्ट्रॉय द गुडविल एंड इमेज ऑफ द बिजनेस एंड मे बी पनिशेबल ऑल्सो। भाई जो ये क्या नाम है, अनफेयर जो प्रैक्टिस है ना, और ये क्या करेगी? आपकी गुडविल को डिस्ट्रॉय कर देगी, और आपकी जो इमेज आपने पूरे मार्केट में बना रखी है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिससे कि आपके जो कॉम्पिटिटर है वो राइज हो जाएंगे, और आपका जो धंधा है वो चौपट हो जाएगा, और आप पनिशेबल भी हो सकते हो। तो दोस्तों इतना अगर समझ में आया है तो प्लीज थम्स अप के साइन दे देना नीचे। ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। अब थर्ड पॉइंट क्या बोलते हैं? जनरेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो सबसे बड़ी बात है, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर मान लो किसी को भी बिजनेस सेटअप करना है तो वो क्या करे? वो ऐसे एरिया में सेटअप करे जहां पर वेजेस, जहां पर जो लेबर है ना वो ज़्यादा मिल सके, और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। तो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? जनरेशन ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट का बिजनेस शुड जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। भाई उस जगह जाके धंधा सेटअप करूंगा जहां पर एम्प्लॉयमेंट की कमी है। अगर मैं वहां पर जाके एम्प्लॉयमेंट दूंगा सभी इंडिविजुअल को, तो ऑब्वियसली मेरा धंधा चलेगा। मोर द एम्प्लॉयमेंट राइज मोर विल बी द बिजनेस ग्रोथ। अगर मेरी जितने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी, जितने मेरे कर्मचारी या फिर काम करने वाले वर्कर या फिर मेरे डिपार्टमेंट के हेड बढ़ते जाएंगे, ऑब्वियसली मेरा जो धंधा है वो बढ़ता ही जाएगा। सबसे बड़ा पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, MCQ गोल्ड कर लेना इसको। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थर्ड पॉइंट भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज। भाई देखो एम्प्लॉइज तो अपन ने लगा दिए, अब उसका ध्यान कौन रखेगा? देखो सबसे बड़ी बात होती है एक बिजनेस वालों की, अगर भाई एम्प्लॉइज लग गए ना तो ऑब्वियसली अपन को मतलब उनको एक अच्छी ट्रीटमेंट देनी चाहिए। ठीक है। तो भाई उसमें क्या क्या करे? मान लो देखो एग्जाम्पल समझते हैं। मुन्ना भाई, ये वाला मुन्ना भाई, ठीक है, मुन्ना भाई है भाई, मैं गया, मेरे को धंधा चाहिए। मुन्ना भाई बोला क्या करेगा? मैं बोला आप तो MBBS हो, मेरे को तो भाई अकाउंटेंट का काम आता है, मेरे को अकाउंटेंट में करवा दो शिफ्ट। तो मुन्ना भाई बोला ठीक है भाई, वैसे भी मेरे 2 नंबर के भी काम है, तो भाई तू संभाल लेगा ना? मैं बोला हाँ मैं संभाल लूँगा, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई मैं क्या इसके अंदर, मैं इसके जो धंधा है उसके अंदर एम्प्लॉय कर रहा हूँ। अब मान लो मुन्ना भाई मेरा महीना हो गया, मेरे को तनख्वाह नहीं दे रहा, क्या मैं काम करूँगा इसके अंदर? नहीं करूँगा ना।
अब भाई इससे अदर लेते हैं क्या, कि मुन्ना भाई कि मैं काम कर रहा था ना, दोबारा से लेते भाई, दोबारा से, कि भाई ये मुन्ना भाई का धंधा है, मैं जा रहा हूँ। तो मुन्ना भाई बोला तो अकाउंटेंट का सामान संभाल लिया। हाँ भाई, मुन्ना भाई क्या क्या दे रहा है मेरे को, मेरी सैलरी भी दे रहा है, मेरे को मेडिकल फैसिलिटी भी दे रहा है, मेरे बच्चे को पढ़ाने के लिए फ़ीस भी दे रहा है मेरे को, ठीक है, मेरे फैमिली के आप खर्चा भी उठा रहा है, ओबियसली ये सारी चीज़ उठा रहा है। तो भाई एक बात बताओ, ये वेलफेयर, ये मुन्ना भाई जो है ये वेलफेयर तो कर रहा है ना, इसका सभी एम्प्लॉयज़ का कर रहा है, मेरा नहीं, सभी का ये चीज़ उठा रहा है, तो ऑब्वियसली वो वेलफेयर के लिए कर रहा है। भाई जितना ही ज़्यादा ये वेलफेयर करेगा उतना ज़्यादा उसकी सोसाइटी के अंदर इमेज बनेगी, सोसाइटी के अंदर इमेज बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली उसका तो धंधा है वो ऊपर तक जाएगा। तो क्या बोलता है, बिजनेस शुड प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशन एंड पे सेटिस्फैक्ट्री वेजेस सैलरी टू इट्स एम्प्लॉयज। भाई जो बिजनेस है, अगर जहाँ पे अगर आप धंधा कर रहे हैं ना, तो वो क्या करे, एक बढ़िया वर्किंग कंडीशन दे, वर्किंग कंडीशन का एरिया दे, जिससे कि अपन बैठ के सेटिस्फाई होकर काम कर सके, और एक रीजनेबल सैलरी तो ऑब्वियसली अपन को मिलनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 4th पॉइंट समझ में आ गया होगा। लास्ट पॉइंट समझ लेते हैं इसका, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस का। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने अभी तक समझाया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो भाई वही बात है, आ गया समझ में तो ऑब्वियसली एक बार इसको गो थ्रू कर लेना अपनी बुक के अंदर, और जो मेरे साथ नोट्स बना रहे तो भाई उस नोट्स के साथ कर लेना। ठीक है, क्या बोलता है, कम्युनिटी सर्विस। भाई जितना बड़ा इसमें बोलता है कि अगर आपका धंधा बड़ा हो गया ना, तो आप सोसाइटी के लिए ज़्यादा वेलफेयर कर दो। मान लो कि भाई मैं आज पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब के अंदर, मान लो मैं इतना बड़ा बन जाऊँ, इतना बड़ा पढ़ाने वाला बन जाऊँ, तो ऑब्वियसली मैं कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए कर दूँ, मेरी 10-20 ब्रांच हो जाए। ठीक है, मैं भाई क्या नाम है 100-200 बच्चे पढ़ाने लग जाऊँ, तो ये भाई फिर इसमें अगर मान लो मैं थोड़े से बच्चे अगर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दूँ, या फिर सोसाइटी के लिए फ्री एजुकेशन अगर निकाल दूँ, तो ये क्या है, सोसाइटी के लिए वेलफेयर है। तो इसमें बोलते हैं कम्युनिटी सर्विस। लार्ज बिजनेस यूनिट शुड अंडरटेक कम्युनिटी सर्विसेज। भाई कोई लार्ज बड़े बिजनेस, जैसे टाटा है, टाटा आज भी अपनी 45% ऑफ द क्या नाम है कमाई सोसाइटी में सोशल वेलफेयर के लिए लगाता है। अंबानी ने अबाउट 5% ऑफ देयर कमाई, जितनी भी आप प्रॉफिट अर्न करते हैं वो अपने सोसाइटी के लिए लगाते हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है, ये अंबानी है, अंबानी ऑल्सो थ्रू 2.5% कुछ अपनी सोसाइटी वेलफेयर के लगाते हैं, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए लगाते हैं। चाहे वो आप लोअर वाले के लिए लगा लो, आप मान लो, चाहे आप कुछ गवर्नमेंट को दे देते हैं, या फिर सोसाइटी के अंदर फंड है उसके अंदर डाल देते हैं, बट वो देते हैं। ठीक है, तो भाई बड़े बिजनेस ऑब्वियसली देते हैं। तो ऑल्सो प्रोवाइड, भाई जो बड़े बिजनेस क्या करते हैं, भाई एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करना, मेडिकल केयर, ड्रिंकिंग वाटर सेफली, बढ़िया ड्रिंकिंग वाटर हो बच्चों के लिए। इफ आवर बिजनेस इज लार्ज एंड अर्न हुज प्रॉफिट, अगर अपन बढ़िया धंधा कमा रहे, बढ़िया प्रॉफिट कमा रहे, तो अपन ये चीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों 11th क्लास वाले बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली जो वीडियो है अच्छी लगी होगी, बढ़िया मज़े आए होंगे, और उम्मीद है कि आपको 30% जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है वो रिवाइज हो गया होगा। बस आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो भी बहुत बढ़िया आने वाली है। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे साथ बने रहना, मेरे अकाउंट को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने नहीं किया है, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर करना, कमेंट करना एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में SD सर के साथ। ठीक है, टट्टा बाय बाय।